गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बार फिर से अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, प्रोनाउन को। अभी तक अपन ने जो है दो टाइप के प्रोनाउन पढ़े हैं, पर्सनल और दूसरा था पॉजेसिव। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति से संबंधित, पॉजेसिव का मतलब किसी भी अधिकार से संबंधित। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु से या किसी भी चीज़ का अधिकार उसका बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन जो है अगली प्रोनाउन जो है नंबर 3 पे अपन बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि ये प्रोनाउन जो है बेसिकली इसका प्रयोग जो है इशारा करने के लिए, संकेत के लिए किया जाएगा। तो इट इज यूज्ड टू रेफर और पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका प्रयोग किसी वस्तु की और इशारा या संकेत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, ये नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसका प्रयोग हम किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, फॉर एग्जांपल पास में है, दूर है, तो इसलिए जो है संकेत के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, और एक अपने सच को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का मतलब क्या होता है, यह। दैट का मतलब वह। दीज का मतलब ये। दोज का मतलब वे। और सच का मतलब ऐसा ही या हूबहू। ठीक है, दिस और दैट ये दोनों क्या है, सिंगुलर। ठीक है, दीज और दोज क्या है, दोनों प्लूरल है। ठीक है, दिस का मतलब ये है, यानी कि किसके लिए होगा, पास के लिए। ठीक है, और दैट का मतलब क्या है, वह है, यानी कि दूर के लिए। इसी प्रकार से दीज का मतलब जो है ये, यानी कि एक से अधिक लेकिन पास के। ठीक है, उसी प्रकार दोस्त का मतलब क्या होगा, एक से अधिक लेकिन दूर के। ठीक है, तो इस प्रकार से सच का प्रयोग जो है, फॉर एग्जाम्पल हूबहू, कोई भी चीज़ वैसी की वैसी है उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर है। दिस का मतलब ये यानी पास की चीज़, दैट यानी वह मतलब दूर की चीज़। दीज और दोज दोनों प्लूरल है। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो। ठीक है, और सच का मतलब हूबहू ऐसे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके, कि इनके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे। दिस इज अ पेंसिल, पास के लिए। दैट इज अ बुक, दूर के लिए कि भी वो बुक है। दीज आर पेन्स, ये पेन है। ठीक है,
दोज आर बैग्स, वो बैग है, ठीक है। सच वर हिज वेरी वर्ड्स, यानी बिल्कुल हूबहू यही जो है उसके मेरे शब्द थे, उसके शब्द यानी उसके शब्द थे। इसका मतलब ये प्रोनाउन है आपका, यहाँ दैट प्रोनाउन है, यहाँ दीज है, यहाँ दोज है और यहाँ सच है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता कि भाई दिस पेंसिल इज माइन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दिस जो है ये प्रोनाउन नहीं होके क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन आया है। और प्रोनाउन का मतलब क्या है कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। यानी जब प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं आएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोनाउन के बाद नाउन आ रहा है, यानी वो प्रोनाउन नहीं होगी, क्या होगा, एडजेक्टिव। उसी प्रकार से जैसे दैट बुक इज योर्स, ये भी हो सकता है कि भाई ये बुक तुम्हारी है। तो यहाँ दैट जो है वो प्रोनाउन नहीं होके क्या है, एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और योर्स और माइन ये दोनों जो है प्रोनाउन हो जाएगी। अभी जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है पॉजेसिव प्रोनाउन के, और ये दोनों एग्जाम्पल दिस दैट, चाहे दीज दोज को ले लो। अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगर इनके बाद नाउन नहीं आके वर्ब आएगी, इसका मतलब ये जो है प्रोनाउन, ठीक है। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है कि ये वास्तव में बेसिकली एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, दोनों चीजें। या एडजेक्टिव का तो डिटर्मिनर का तो एक ही चीज है, तो दोनों जगह यूज हो सकता है। तो ये था अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो अगला हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अब आपको पता है इंटरोगेशन का मतलब पूछताछ होता है, तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो इट इज यूज्ड फॉर मेक अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने के लिए इसका यूज होगा, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन है प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। अब देखो है कौन कौन सी, हु, whom, whose, which और what। ये जो है इंटरोगेटिव। हु का मतलब क्या होगा, कौन। whom का मतलब किसका। whose का मतलब कौन सा। which का मतलब क्या होगा, कौन सा। और what का मतलब क्या। अब देखो हु और whom जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आएगा, पर्सन के लिए। हुज जो है ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज हो सकता है। विच जो है सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के लिए या पशुओं के लिए यूज होगा। और व्हाट का मतलब जो है क्या, तो ये भी जो है सब्जेक्ट पूछने के लिए या क्वेश्चन पुट अप करने के लिए इसका प्रयोग होगा। तो व्हाट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट जानने के लिए, ऑब्जेक्ट जानने के लिए, या किसी का पद या पेशा क्या है वो पता करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपकी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, हु, whom, whose, which और what। ये जो है आपकी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब इनको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई इनका प्रयोग कैसे करना है अपने को, क्योंकि सीखना तो वही है, यूजेज ही सीखना है अपने को, खाली परिभाषा रटने से तो कुछ होना नहीं। एग्जाम में तो अपना क्वेश्चन जो भी बनेगा वो क्वेश्चन बेस्ड, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हु हैज कम टू मीट यू, हु
हैज कम टू मीट यू, तुमसे मिलने कौन आया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हु जो है व्यक्ति के लिए कि भाई कौन व्यक्ति आया। What is the matter, क्या मामला, क्यों झगड़ रहे हैं। What is the matter, तो यहाँ जो है क्या, वो उस मुद्दे से पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या है। तो यहाँ what जो है वो आपका क्या है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Whom do you want to meet, whom do you want to meet, यानी कि आपको किससे मिलना है। तो यहाँ जो है whom का मतलब हो जाएगा किससे के लिए, ठीक है। अब अगर which का प्रयोग करें तो which is your book, ये तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ जो है which जो है ये आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि whose is that car, वो कार किसकी है। तो यहाँ जो है whose का मतलब किससे कह रहा हूँ मैं, व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें अपने जो है इंटरोगेशन से रिलेटेड की भी इंटरोगेशन प्रश्न पूछा जाएगा। इसके जो है हु, व्हाट, whom, which और whose, ये जो है आपका इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो आगे चलते हैं। अगला प्रोनाउन आएगा अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने बताया था, यानी किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ना। तो यहाँ क्या होगा कि भाई इट इज यूज्ड टू it is used to reflect the effect of subject। सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, यानी कि इस प्रोनाउन का यूज, इसका प्रयोग सब्जेक्ट पर, इसका प्रयोग सब्जेक्ट पर काम का जो प्रभाव है, काम का प्रभाव उसके लिए होगा कि सब्जेक्ट के ऊपर उस काम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से देखो, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, ठीक है। उसी प्रकार से योर सेल्फ, सिंगुलर है तो प्लूरल होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। इसके बाद थर्ड पर्सन में ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ और दे का हो जाएगा देम सेल्फ, ठीक है। तो ये जो है कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करना है कि भाई इनका जो है इफेक्ट जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रभाव है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन अपन किसको कहेंगे, जब उसका सब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए अपन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को चोट पहुंचाई। उसी प्रकार से जो है मैं कह सकता हूँ आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने अपनी खुद की मदद की, ठीक है। फादर कट हिमसेल्फ
ड्यूरिंग द सेव। फादर जब सेविंग कर रहे थे तो जो है कट गए, उन्होंने अपने आप को काट लिया। उसी प्रकार से मैरी सा हरसेल्फ इन द मिरर, मैरी सा हरसेल्फ इन द मिरर। ठीक है, मैरी ने अपने आप को मिरर में देखा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक दूसरा प्रोनाउन है एम्फेटिक, उसी की चर्चा अपन यही कर लेते हैं। एक एम्फेटिक, तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्शन में दोनों में फर्क जो है वो बेसिक सा फर्क है कि इसका तो जो है प्रभाव बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है एम्फेसाइज यानी कि किसी बात को जोर देकर या दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए किया जाता है। भाई किसी चीज को जोर देकर या दृढ़ता पूर्वक कह रहे हो तो उसके लिए एम्फेटिक का प्रयोग किया जाएगा, और उसका प्रभाव अगर पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्टिव होगी। अब दोनों सेम ही है, ये सेम की सेम जो है एम्फेटिक भी है और रिफ्लेक्टिव भी है, लेकिन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या देखो। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आएगी। ठीक है, यहाँ देख लो आप, चारों सेंटेंस में जो है वर्ब के बाद आई है, और इनके बगैर पहला तो क्या है, ये हमेशा वर्ब के बाद आएगी। दूसरा, अगर सेंटेंस में से इनको निकाल लें तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा, यानी उस सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा या अर्थपूर्ण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने चोट पहुंचाई, किसको? आई हेल्प माई सेल्फ, आई हेल्प मैंने मदद की, किसकी? फादर कट ड्यूरिंग द सेविंग के दौरान फादर ने काट लिया, किसको? मैरी सा इन द मिरर, मैरी ने कांच में देखा, क्या? तो ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनका मीनिंग जो है अगर इनको हटा दिया जाए तो या तो इनका मीनिंग पूर्ण ही नहीं होगा या इनका मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन एम्फेटिक की अगर बात करें तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स या एम्फेटिक का दूं तो आई माई सेल्फ मेड दिस प्रोजेक्ट, मैंने खुद ये प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ जो है अगर इस माई सेल्फ को हटा भी दिया जाए, क्योंकि ये क्या एम्फेटिक जोर देने के लिए मैंने खुद बनाया, तो यहाँ इसको हटा भी दिया जाए तो आई मेड दिस प्रोजेक्ट, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मीनिंग पूरा है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जोर देकर कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट मैंने खुद ने बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार से सी ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी हरसेल्फ, उसने खुद ने जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब यहाँ देखो ये हरसेल्फ जो है ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ जो है उसने खुद ने जोर दे के कह रही है भैया। अदरवाइज देखो सी ऑर्गेनाइज द पार्टी, उसने पार्टी आयोजित की, मीनिंग अपने आप में पूरा है, सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। लेकिन इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए भी उसने खुद ने जो है वो पार्टी जो है इसको ऑर्गेनाइज किया, ये बताने के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है यू योरसेल्फ डू इट, भाई आप खुद ये करते हो, तो आप करते हो, यू डू इट, तुम ये करते हो, मीनिंग पूरा है, लेकिन आप खुद इसको करते हो, यानी इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, इस चीज पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया है। इसलिए जो है इन दोनों में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में बेसिक सा फर्क इतना है कि सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद आएगी और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों में से किसी के भी बाद में आ सकती है। दूसरा अंतर, अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो या तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा या सेंटेंस का मीनिंग पूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर जो है एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग पूर्ण होगा, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये उस मीनिंग उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है जोर देकर कहने के लिए, दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये जो है दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब आप वापस कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर कोई एक्सरसाइज दे के पूछ भी लें कि भाई दोनों में से सर्किल कीजिए, रिफ्लेक्सिव कौन सी है और एम्फैटिक कौन सी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको जो है आप आराम से इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपका मन करे वीडियो को देखिए, इसको अपनी नोटबुक में लिखिए और रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।